हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज। और आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 पर। जिसमें कि हम 201 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, टोटल हम 400 क्वेश्चन इसमें करवाने वाले हैं। हम 4 लेक्चर पहले करवा चुके हैं। जिसने हमारी वो वाली सीरीज़ नहीं देखी है उसको आप जाके देख सकते हैं। और उससे भी पहले अगर आपको खुद की पहले अपना चेक करना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसकी PDF ले सकते हैं टेस्ट की। पहले उस टेस्ट को खुद कर सकते हैं, उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा। इसको देखने का वैसे इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप पहले इसका टेस्ट देते हो उसके बाद अगर इसको देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। और हम आपको क्या तो छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। ठीक है, छोटी मोटी ट्रिक्स ही हम बताते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो आज का जो है हम शुरू करते हैं 201वां क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करंट्स? कौन से हैं जो हैं वार्म ओशन करंट्स हैं? वार्म ओशन करंट्स में कौन से आते हैं? कैनरी करंट, मोजेम्बिक करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हमेशा के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, हमेशा के लिए आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उसको याद रखना। ठीक है, इसकी ट्रिक है, आपने सुना होगा केबल फोन। केबल फोन, फोन सुना है ना? FON नहीं लिखना, आपको W लिखना है उसकी जगह, केबल फोन। ठीक है, केबल फोन कुछ सुना होगा। ठीक है, तो अब देखो ये इससे क्या क्या, ये सारे याद रखना, ये सारे हैं कोल्ड करंट्स। ये सारे क्या हैं? कोल्ड करंट। इसके अलावा जितने भी होंगे वो होंगे सारे वार्म करंट्स। ठीक है, इसके अलावा जो भी होंगे सारे वार्म करंट्स होंगे। देखो, तो CA से आ जाता है हमारा कैलिफोर्निया करंट। क्या आ जाता है? सबसे पहले CA से आ जाता है हमारा कैलिफोर्निया करंट। हमारा B से हमारा आ जाता है बेंगुएला करंट। क्या आ जाता है हमारा? बेंगुएला करंट। L से हमारा क्या आ जाता है? लेब्राडोर करंट। L से क्या आ जाता है? लेब्राडोर करंट। F से हमारा क्या आ जाता है? फॉकलैंड करंट। उसके बाद हमारा O से क्या आ जाता है? ओखोटस्क करंट है ना, एक मतलब चाइना के पास जो है ओखोटस्क करंट। ठीक है, और इसके बाद है W क्या हो जाता है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। W क्या है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, CA से एक और है, CA को मैंने 2 बार लिखा हुआ है। CA से क्या है? 2 बार। एक तो कैलिफोर्निया है, एक है कैनरी, दोनों ही इससे आ जाते हैं। C से कैलिफोर्निया भी है और C से कैनरी करंट भी है। ठीक है, फोन। ठीक है, एक और रह गया है इसमें, H। ठीक है, फोहन मान लो, मतलब फोन होता है FOHN मानो इसको। ठीक है, H होता है एक हम्बोल्ट करंट। ठीक है, FOHN मान लो, H होता है हम्बोल्ट करंट। ठीक है, हम्बोल्ट करंट भी इसी में आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाता है? आ जाता है हम्बोल्ट करंट। तो ये आ गई हमारी ट्रिक। केबल फोन को आप कैसे याद रख सकते हो? CABL फोन, FOH H मानो इसको। ठीक है, N की जगह हमें W लिखना है। ठीक है, ये H और W थोड़ा सा ध्यान रख लेना। केबल फोन की जगह HW लिखना है। ठीक है, फोन HN की जगह नहीं लिखना, HW लिखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार ये ट्रिक याद कर लोगे ना, आपको कोल्ड करंट्स के बारे में पता चल जाएगा। देखो, इसमें कैलिफोर्निया करंट, कैनरी करंट, बेंगुएला करंट, लेब्राडोर करंट, फोकलैंड करंट, हम्बोल्ट करंट, ओकोटस्क करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सारे कौन से करंट है? कोल्ड करंट है। अब हम देख लेते हैं, इसमें बोला है हमारे वार्म करंट्स कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दे रखा है कैनरी करंट। अभी बोला कैनरी तो क्या है हमारा? कोल्ड करंट है। तो कैनरी तो कोल्ड है, वार्म तो नहीं है। तो हमें बताना है वार्म, तो 1 तो नहीं है, तो 1 ऑप्शन कटते ही हमारा आ गया 2, 50-50 का चांस हो गया। इसका मतलब सेकंड तो सही है, मतलब मोजेम्बिक करंट तो सही है, हमारा वार्म करंट है। थर्ड देख लो, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या इसमें कहीं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या है? वार्म करंट है। ये भी हमारा क्या है? वार्म करंट है। तो इसका आंसर जो आ जाता है वो जाता है हमारा D। इसका आंसर जो जाता है वो जाता है हमारा D। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये जो ट्रिक बताई वो समझ में आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना इसको। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एंड कंट्रोल एयर मोशन? कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं हमारे एयर मोशन को? ठीक है, एयर मोशन को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं? सबसे पहले होता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। जो प्रेशर ग्रेडियंट बिल्कुल हमारे एयर मोशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो प्रेशर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी हमारी हवा। ठीक है, तो वैसे ही होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट बिल्कुल हमारी वेलोसिटी जो होती है एयर की वो इसी के कारण होती है। सेकंड है रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण भी होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण हमारे उस पर एक फोर्स लगती है। आपको पहला जो लेक्चर हुआ था, पहला और दूसरा
दूसरा लेक्चर, उसमें बड़े ही अच्छे से करवाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले इसको देखने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखो, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये है फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन और जितने भी हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उसमें हम करवा चुके हैं। तो इससे आपको मतलब टोटल लगभग 200 क्वेश्चन हो जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये करोगे तो आपके कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन इस टेस्ट में ठीक हो जाने चाहिए, वो टेस्ट करने के बाद। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, हमारी जो भी विंड होती है या जो भी करंट्स होते हैं उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट हैंड साइड टर्न करवा देती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड टर्न करवा देती है। ये चीज़ याद रखना, तो ये भी विंड के मोशन में हेल्प करती है। थर्ड हमारी फ्रिक्शन फोर्स। यस, फ्रिक्शनल जो हमारी फोर्स होती है वो भी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, फोर्थ है हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जो हमारा जो भी हाई एंड लो प्रेशर के अराउंड जो सर्कुलर मोशन होता है वो सेंट्रीपिटल के कारण ही तो होता है। मान लो कोई साइक्लोन आया, उसमें जो ऐसे ऐसे हवाएं घूमती हैं, तो ऐसे जो ऐसे 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 जो वाटर घूमता है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण ही तो घूमता है। तो फोर्थ भी सही है। तो जितने भी हैं ये सारे ही हमारे अफेक्ट करते हैं एयर मोशन को, तो इसका आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन द नेबरहुड ऑफ द एलुशियन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड इन अटलांटिक ओशन लो प्रेशर सेंटर्स आर फाउंड ड्यू टू विच प्रेशर बेल्ट। किस प्रेशर बेल्ट के कारण जो है किस प्रेशर बेल्ट के कारण पैसिफिक ओशन में एंड बिटवीन ग्रीनलैंड के बीच, ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के बीच में लो प्रेशर सेंटर बनते हैं। हमें बताना है कि वहाँ पे लो प्रेशर सेंटर क्यों बनता है वहाँ पे पैसिफिक और ग्रीनलैंड के बीच में। ठीक है, पैसिफिक और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में लो प्रेशर क्यों बनता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो लो प्रेशर क्यों बनता है, देखो अगर आप ग्रीनलैंड और वहाँ का एरिया देखोगे, देखो आप ग्रीनलैंड और वहाँ का अगर आप एरिया देखते हो, ठीक है, तो जो 60 to 65 लैटिट्यूड्स का जो एरिया होता है वहाँ पे पाया जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या पाई जाती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है 60 to 65 लैटिट्यूड्स पे, और ये जो होते हैं 60 to 65 नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में ये हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है वो तो बिल्कुल आसपास में ही पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 10 डिग्री के आसपास, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ वहीं पर पाई जाती है। उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल जो हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है वो 35 डिग्री के आसपास पाई जाती है। ठीक है, ये वहाँ पे होगी। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का तो आप सभी को पता होगा, पोलर जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो 90 डिग्री नॉर्थ और पोल्स के बीच में और 90 डिग्री साउथ और साउथ पोल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पोलर हाई होता है, तो आप सभी को पता चल गया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर आ गया हमारा सी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वेस्टर्लीज। हमें वेस्टर्लीज के बारे में स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। ठीक है, फर्स्ट है द जनरल डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्लीज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जनरल डायरेक्शन होती है हमारी वेस्टर्लीज की वो होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है हमारी डायरेक्शन वेस्टर्लीज की, ऐसे थोड़ी सी, ठीक है, ऐसे होती है। सेकेंड है दे बिकम मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द समर सीजन एंड लेस इफेक्टिव ड्यूरिंग विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक चीज़ देखो, इस सेकंड स्टेटमेंट को देख के आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया में जो सर्दियों में जो बारिश वगैरह होती है थोड़ी बहुत, वो किसके कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण अगर यहाँ पे बारिश होती है तो जो हमारी वेस्टर्लीज उस टाइम पे फ्लो करती हैं, इसका मतलब विंटर्स में जो हमारे जो वेस्टर्लीज हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, समर्स में जो होती हैं वो कम इफेक्टिव होती हैं। इसमें दे रखा हमारा उल्टा। ठीक है, इसमें दे रखा हमारा उल्टा, क्योंकि विंटर्स में जो वेस्टर्लीज होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी वो हो जाती है रॉन्ग। अगर हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो एक बार आप सेकंड काटते ही आपको फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में पता हो नहीं पता हो, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, हमेशा जो वेस्टर्लीज होती हैं आपको पता होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ जाती हैं, सब पोलर लो प्रेशर पे जाती हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर पे जाती हैं। ये तो आपको पता ही होगा, दोनों हेमिस्फेयर में, बोथ हेमिस्फेयर में ऐसा ही होता है। ठीक है, नॉर्दर्न देखो ये जो इसने बोल रखा है ना इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो उसकी डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में ही होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तो इसका मतलब साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक। क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट में इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, लैंड की प्रेजेंस के कारण फ्रिक्शन होता है, ये लेस इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये लेस इफेक्टिव होती हैं, लेकिन हाँ वो तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, लेकिन सीजन का डिफरेंस है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्लीज ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी अगर हम समर और विंटर की बात करें तो विंटर्स में ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू समर्स। ठीक है,
ये आपको समझ में आ गया। इसीलिए साउदर्न हेमिस्फेयर में आपने सुना होगा कि वेस्टर्लीज के नाम भी कुछ रख दिए जाते हैं। क्यों रख दिए जाते हैं? क्या रख दिए जाते हैं कि रोरिंग 40s, क्या रख दिए जाते हैं? रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s। ठीक है, श्रीकिंग 60s, ये आपने सुने होंगे नाम। ये साउदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्लीज के नाम होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही तेज बहती हैं। ठीक है, थर्ड है दे आर मोर विग्रेस इन साउदर्न हेमिस्फेयर, अभी बताया। तो दोनों ही तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसको कट कर देते हैं, आंसर दिखना चाहिए, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डल लेक, वुलर लेक, पेंगोंग सो लेक एंड लोकटक लेक। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा फ्रेश वाटर लेक है। तो आपने पहले वाले लेक्चर में भी देखा होगा, अगर आपने वो किया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत देखो, आपने पढ़ा था कि अभी पेंगोंग सो लेक पे जो वो चल रहा है वो कौन सा लेक है? क्या आपने पढ़ा है? पेंगोंग सो लेक जो है सोल्ट वाटर लेक है। ठीक है, कौन सा लेक है? ब्रैकिश वाटर या सोल्ट वाटर लेक है। ये वाला ब्रैकिश या सोल्ट वाटर है। ठीक है, तो और ये जितने हैं डल लेक, वुलर लेक, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? फ्रेश वाटर लेक हैं। और जो लोकटक है वो भी फ्रेश वाटर लेक है। तो 1, 2 एंड 4 ये सारे क्या हैं? फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक, वुलर लेक, लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक में आपने पता होगा एक चीज़ मतलब बहुत फेमस है, केबुल लामजो नेशनल पार्क। केबुल लामजो नेशनल पार्क, केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है ओनली नेशनल पार्क है, मतलब ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में। ठीक है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वर्ल्ड में। और यहाँ पे 2 स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा मतलब वो पाई जाती हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है, कौन सी? जहाँ पे सेंगर या संगाई डियर। ठीक है, संगाई डियर यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। इसके लिए बहुत फेमस है, केबुल लामजो नेशनल पार्क डांसिंग डियर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो और एक और चीज़ याद रखना कि ये जो लेक है वो मतलब जो ये केबुल लामजो नेशनल पार्क है या फिर जो ये लोकटक लेक है, ये फुमडिस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? फुमडिस। आपने फुमडिस के बारे में सुना होगा। फुमडिस होती है फ्लोटिंग इंटेंगल्ड वेजिटेशन। क्या होती है? फ्लोटिंग इंटेंगल्ड वेजिटेशन, मतलब पूरी वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। डल वाटर आपको पता है फ्रेश वाटर है। ठीक है, इसको फ्लोटिंग गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है, डल लेक को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग गार्डन। ठीक है, और इसको श्रीनगर का जेवल भी बोलते हैं। श्रीनगर जेवल क्या बोलते हैं? श्रीनगर जेवल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, लोकटक लेक पे इथाई बैरेज है। लोकटक लेक पे कौन सा बैरेज है? इथाई बैरेज, ETHAI। इथाई बैरेज जो है वो लोकटक लेक पे है। ठीक है, क्या आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी? इथाई बैरेज, फ्लोटिंग गार्डन, श्रीनगर जेवल, सोल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, फुमडिस। ठीक है, वेजिटेशन जो पानी के ऊपर तैरती रहती है और जो इंटेंगल्ड होती है। ठीक है, केबुल लामजो नेशनल पार्क इसमें है जो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और यहाँ पे संगाई डियर पाया जाता है। ठीक है, डांसिंग डियर भी उसको बोलते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ओवर ओशन इन ट्रॉपिकल एरियाज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी हमारी सही है। ठीक है, पहली चीज़ है सी सरफेस टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है, तभी जो है वहाँ से हीट होगी, तभी वहाँ से वो उठेगा। क्या उठेगा? जो हीट होगी तभी वहाँ से इवेपोरेशन होगा और वहाँ पे वो जो भी हवाएं हैं वो उठेंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड, एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स होगी ही नहीं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड साइड कौन मूव करेगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट हैंड साइड कौन मूव करेगा, और वो रोटेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है कि कोरियोलिस फोर्स तो होनी ही चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो थर्ड देख लेते हैं। हाई वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। एक चीज़ याद रखना, वर्टिकल विंड स्पीड में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, या फिर होना चाहिए तो वेरी स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन चाहिए है तो। ठीक है, अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन चाहिए तो आपको ये होना चाहिए। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। अगर थर्ड भी रॉन्ग है तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी। आंसर क्या आ गया हमारा? बी। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कॉफ़ी क्लब किसको बोलते हैं? अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो मेरे बोलने से पहले आपको याद आ गया होगा कि कॉफ़ी क्लब मैंने कहाँ बताया था आपको। मैंने बताया था कि G4 कंट्रीज़ हैं। G4 कंट्रीज़ होती हैं इंडिया, जापान, ब्राज़ील और एक और कंट्री है, कौन सी है? जर्मनी। ठीक है, इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो उसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए वो ट्राई कर रही हैं कि हमें परमानेंट सीट मिल जाए, लेकिन कुछ कंट्री उसको अपोज कर रही हैं। उन्हीं को बोला जाता है कॉफ़ी क्लब। इसको बोला जाता है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप भी इसको बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप। यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए है?
तो कोवी क्लब समटाइम्स सीन इन न्यूज़ ये है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए है। क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है उसको, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और कौन कौन सी कंट्रीज है, देखो इंडिया जो है, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि G4 कंट्रीज में इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, ठीक है। तो इनको अपोज करने के लिए इंडिया के लिए पाकिस्तान, जापान के लिए साउथ कोरिया, ब्राज़ील के लिए अर्जेंटीना और जर्मनी के लिए इटली या स्पेन, ये दोनों कंट्रीज हैं। तो ये सारी जो आपस की कंट्रीज हैं वही उनको अपोज कर रही हैं कि नहीं, हम नहीं लेने देंगे तुम्हें परमानेंट सीट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। मैंने आपको बताया था कि अभी जो इंडिया है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन भी है। अगर वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन है तो हमने वहाँ पे अपने पॉइंट्स रखने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई है जिसको बोलते हैं नॉर्म स्ट्रेटजी। लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमें बताना है कि इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन सी हैं। एक चीज़ याद रखना, अभी मैं आपको 2 टाइप की रॉक्स बड़े अच्छे से बताने वाली हूँ, ठीक है। 2 टाइप की रॉक्स आपको बता रही हूँ मैं। एक है इग्नियस रॉक, एक है इग्नियस रॉक और एक है मेटामॉर्फिक रॉक। इन 2 को याद कर लो, सेडिमेंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में आता है ग्रेनाइट, गैब्रू, पिग्मेटाइट, बेसाल्ट और एक है वोल्केनिक ब्रिका, और एक है टफ। ये सारी क्या है, हमारी इग्नियस रॉक है, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है, इग्नियस रॉक है, याद रखना इसको। और अगर मैं बताऊं आपको मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में तो देखो ग्नीसॉइड, ठीक है, ये मेटामॉर्फिक है। साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, ये तीनों, मार्बल और क्वार्टजाइट, ठीक है। ये तीनों भी क्या है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये सारी किस में आती है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में आती है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? इग्नियस रॉक कौन सी है और मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर किसी नोटबुक में लिख लो। इसके अलावा जितनी भी हैं सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सबसे पहले देखो आप इसमें से छाट लो। देखो ग्रेनाइट किस में आता है, अभी लिखा है कि ग्रेनाइट किस में है, इग्नियस रॉक में है। तो सबसे पहले तो जिसमें भी 6th ऑप्शन है वो आप काट दो, ठीक है। अगर आपने 6th ऑप्शन काट दिया, ठीक है, 6th ऑप्शन अगर काट दिया, उसके बाद है स्लेट किस में है, अभी पढ़ाया, स्लेट है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो स्लेट को काट दो, जिसमें सेकंड है वो भी काट दो। अगर सेकंड काट दिया तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखो मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आंसर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये कम है, ठीक है, इनके अमाउंट कम है। आप ये याद कर लो, अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको वो भी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के बारे में आपको पता करना है कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव क्या होते हैं। दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज लिंक टू द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं फाइनेंशियल जिनकी जो वैल्यू है वो चेंजिंग इंटरेस्ट रेट से लिंक की जाती है, बिल्कुल सही। सेकंड है दे कैन बी ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो है फ्यूचर ऑप्शंस और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है हमारी, ठीक है। रिसेंटली आरबीआई ने प्रपोज किया है कि एफपीआई को कि वो रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जो हैं वो उनको अलाउ कर दिया है कि आप ये प्रपोज कर सकते हो, मतलब ये आप वो कर सकते हो, अंडरटेक कर सकते हो, ठीक है। रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव वाले जो बॉन्ड्स है वो आप वो कर सकते हो पब्लिक में, लेकिन उस पर जो सीलिंग होगी वो होगी 50,000 करोड़ की, 50,000 करोड़ रुपए की उस पर सीलिंग होगी, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना है इसमें। ये होता है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, द सन रेज आर नेवर ओवरहेड एट एनी पॉइंट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल जोन। देखो ये हमारी अर्थ है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ ये हमारे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सन रेज आर नेवर ओवरहेड एट एनी पॉइंट बियॉन्ड ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन से आगे कभी भी सन ओवरहेड नहीं होता। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कभी भी नहीं होता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है इन द मंथ ऑफ दिसंबर साउथ हेमिस्फीयर हैज़ इट्स लॉन्गेस्ट डेज। देखो जब दिसंबर होता है तो हम कहाँ हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सर्दियों में यहाँ पे क्या होता है, सर्दियों में यहाँ पे क्या होता है, जहाँ छोटी रातें होती हैं, सॉरी लंबी रातें होती हैं और दिन बड़े होते हैं। सॉरी यार मैं क्या बोल रही हूँ, क्या होता है, दिन जो होते हैं छोटे होते हैं और रात जो होते हैं बड़ी होती हैं, ठीक है। दिन छोटे होते हैं, दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, ठीक है। ये होता है कहाँ पे, जब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सीजन होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर में क्या होता है, दिस साउदर्न हेमिस्फीयर। अब साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही है, हैज इट्स लॉन्गेस्ट डे। अगर यहाँ पे डे जो है स्मॉलेस्ट है तो यहाँ पे डे क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड में आ जाते हैं, इन द ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स डे टाइम एंड नाइट टाइम आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल ड्यूरेशन ऑल ओवर द प्लेनेट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि रात में और दिन में लगभग इक्विनॉक्स पे लगभग इक्वल ही ड्यूरेशन होती है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, 2 चीज़ होती है, एक होती है देखो ये जब होता है ना, एक होता है समर सोलिस्टिस,
एक होता है विंटर सोलिस्टिस और एक होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में भी 2 आते हैं, ठीक है, एक ऑटम वाला आता है, एक स्प्रिंग वाला आता है, ठीक है। एक चीज़ रखना, देखो ये जो होता है ना समर इक्विनॉक्स, ये होता है 21 जून को, ठीक है, समर इक्विनॉक्स होता है 21 जून को, और विंटर इक्विनॉक्स होता है 21 दिसंबर को। और जो ये इक्विनॉक्स की अगर मैं बात करूँ, एक होता है ये होता है 21 या 20 मार्च को, ठीक है, और ये होता है 21 या 23 सितंबर को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 डेट्स याद रख लेना, स्टेट पीसीएस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बी इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन रिप्रेजेंट द मीटिंग ग्राउंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्या हो जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट करती हैं, उसको बोलते हैं ITCZ। बिल्कुल, एक पिछले पेपर में एक स्टेटमेंट आई थी कि यहाँ पे ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज मिलती हैं, नहीं, दोनों ही ट्रेड विंड्स मिलती हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है, दोनों ही ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है ITCZ इज द रीजन ऑफ असेंडिंग एयर। देखो जहाँ पे हवाएं मिलेंगी तो वहाँ ऊपर भी तो उठेंगी, तो असेंडिंग एयर, मैक्सिमम क्लाउड्स, वहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे, एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश होती रहती है। ये इक्वेटोरियल रीजन को भी यही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अरेंज द फॉलोइंग पासेस इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हमें पासेस को वेस्ट से ईस्ट की तरफ ले जाना है, ठीक है, वेस्ट से हमें ईस्ट की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो अभी याद रहे, देखो खैबर पास आपको पता होगा कहाँ पे, पाकिस्तान में है। शिपकिला कहाँ पे, आपने पता होगा हिमाचल में है। जोजिला कहाँ पे है, लद्दाख में है। नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम में। और बोमडिला कहाँ पे, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। तो एक चीज़ देखो, सबसे अरुणाचल प्रदेश तो सबसे ईस्ट में है, तो सबसे लास्ट में 5 आना चाहिए। तो देखो एक स्टेटमेंट तो पहले ही कट दी। उसके बाद है हमारा सिक्किम, ठीक है, उसके बाद है हमारा सिक्किम, तो इसका मतलब जो 4th है उसके बाद आना चाहिए, तो सब में ही है, चलो ठीक है। उसके बाद है, देखो अब है हमारा, देखो सबसे, अब देख लो ये है पाकिस्तान में, ये है हिमाचल में, और ये है लद्दाख में। तो पाकिस्तान वाला सबसे वेस्ट में होगा, तो पहला सबसे पहले पहला होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सबसे पहले पहला एक में ही है, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया? ये दो तो मैंने देखे, मतलब आपको एक जगह का पता होना चाहिए कि जो ये जो पास है ये कौन से एरिया में है, ठीक है, कौन से एरिया में है, उससे भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो इन कम से कम अगर आपको कोई भी याद नहीं है, कम से कम ये 5 याद कर लो अभी के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मेस्क्राइन हाई के बारे में आपको बताना है। मेस्क्राइन हाई क्या होता है? देखो हाई मतलब, देखो एक चीज़ याद रखना, मेस्क्राइन हाई याद रखना, ये हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक है, हाई प्रेशर रीजन होता है 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, ठीक है, ठीक है, 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, साउदर्न इंडियन ओशन में, ठीक है, साउदर्न इंडियन ओशन में होता है मेस्क्राइन आइलैंड, उसके पास होता है ये, ठीक है, उसके पास होता है ये। सबसे पहले हाई प्रेशर एरिया है, सबसे पहले हाई प्रेशर एरिया बिल्कुल है, लोकेटेड नियर द मेस्क्राइन आइलैंड इन साउदर्न इंडियन ओशन, बिल्कुल ये वहीं पे प्रेजेंट होता है। सेकंड है अराइवल ऑफ इंडियन मानसून मे बी डिलेड ड्यू टू डिले इन फॉर्मेशन ऑफ मेस्क्राइन हाई। देखो एक चीज़ याद रखना, जो मेस्क्राइन हाई है ना, वो हमारे साउथ वेस्ट मानसून का सोर्स है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून का हमारा वो सोर्स है मेस्क्राइन हाई। और क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, इसलिए इसको मेस्क्राइन हाई कहा जाता है। अगर डिले हो जाती है तो हमारा मानसून भी डिले हो जाएगा, क्योंकि जो हवाएं होती हैं या जो करंट्स होते हैं मेनली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं, और जब वो लो प्रेशर की तरफ जाएंगे तो हवाएं किधर आएंगी, हमारे इंडियन ओशन की तरफ, ठीक है, तो हाई से लो की तरफ आएंगी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाती है, आंसर हो जाता है हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कौन सा इंडेक्स कौन सी कंट्री निकालती है, ठीक है, कौन सा इंडेक्स कौन सी कंट्री निकालती है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो आपको अब रटा ही गया होगा, ईज ऑफ डूइंग कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। तो एक स्टेटमेंट हमारी पहले कट गई, ठीक है। सेकंड है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, सेकंड है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन निकालता है? आप ये भी मैंने बताया हुआ है करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में, IMF नहीं निकालता, इसको कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसको कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड रॉन्ग है। थर्ड है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स को कौन निकालता है? याद रखना, इसको UNDP नहीं निकालता है, इसको निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन और IMD, ये तीन दोनों मिलकर निकालते हैं इसको, ठीक है। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी को भी ये नहीं निकालता, तो सेकंड और थर्ड रॉन्ग हो जाते हैं, तो आंसर आ गया ए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ठीक है, एक कॉपी में लिख लेना अलग से। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो हमें दिखता है कई बार न्यूज़ में, वो किससे रिलेटेड है? जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक चीज़ याद रखना कि जो इंडिया ने, ये न्यूज़ में क्यों सबसे पहले कि इंडिया ने अभी ज्वाइन किया इसको, ठीक है, अभी इंडिया ने एज ए ऑब्जर्वर इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, एज ए ऑब्जर्वर इसको ज्वाइन किया है इंडिया ने, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी इंडिया ने इसको, इंडिया ज्वाइंड इट, ठीक है, इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है। दूसरी चीज़, जिबूती ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का दूसरा नाम बहुत ही बड़ा है, ठीक है, उसको बोलते हैं, मैं बता देती हूँ उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आप लिख लेना, मैं बोल रही हूँ आप लिख लेना, कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग रिप्रेशन ऑफ पायरेसी, रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स
इन वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड गल्फ ऑफ एडन। एंड गल्फ ऑफ एडन, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? इसका इतना बड़ा नाम है, क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, कब बना था, कब ये शुरुआत, कब मतलब अडप्ट किया गया था? 2009 में। ठीक है, 2009 में ये बना था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बना था। तो इसमें पूछ रखा है कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से ये टर्म रिलेटेड है। दूसरी चीज़, इसमें कितने स्टेट हैं? इसमें 18 मेंबर हैं। ठीक है, 18 मेंबर हैं, लेकिन इंडिया अभी इसका केवल ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। और किस किस को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है? जापान, यूके, नॉर्वे, यूएस और इंडिया। ठीक है, नॉर्वे, यूएस और इंडिया, इन सबको क्या मिला हुआ है? ऑब्जर्वर स्टेटस ही मिला हुआ है। ठीक है, जो भी, और इसके मेंबर कौन है? 18 स्टेट है। उन 18 स्टेट में आता है कौन? वे आते हैं जैसे कि रेड सी वाली कंट्रीज़ जो आसपास में, गल्फ ऑफ एडन वाली कंट्रीज़, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट वाली कंट्रीज़, और जो भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन रीजन में, वो सारी इसी में आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में हमें बताना है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में हमें बताना है, तो देखते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता है? हवाएं नीचे की तरफ आती हैं। इज कोज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड सिंकिंग, सबसे पहले सिंकिंग हो रही है, एंड सेटलिंग डाउन ऑफ विंड्स। बिल्कुल, अभी मैंने बोला हवाओं के नीचे आने से बनता है हाई प्रेशर बेल्ट, और ऊपर जाने से बनता है लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया ये। सेकंड है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइक्लोनिक कंडीशन। देखो यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन नहीं होती, यहाँ पे होती है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, और यहाँ पे क्या होता है? ड्राउट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा ड्राउट्स आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। अगर सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। क्या है? द प्रेशर बेल्ट ऑक्यूपाई देयर नॉर्मल आइडियल पोजीशन एट द टाइम ऑफ वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स व्हेन द सन इज वर्टिकल एट द इक्वेटर। ये बिल्कुल सही है कि ये अपना जो है वो बनाए रखती है प्रेशर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द रिवर, एक हमें रिवर का नाम बताना है कौन सी है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर दोगे। ये ओरिजिनेट जो है, ये जो ओरिजिन होती है महू में ओरिजिनेट होती है, राजस्थान से फ्लो करती है, यमुना को ज्वाइन करती है। इसकी जो बेडलैंड टोपोग्राफी है, एक ही रिवर की इंडिया में बेडलैंड टोपोग्राफी है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और अगर आपको डैम्स के नाम पता हो, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर, ये सारे डैम जो है, मतलब गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये सारे डैम इसी नदी पे बने हुए हैं। तो इसका नाम है चंबल रिवर। इसका नाम कौन सा है? चंबल रिवर है। एमपी में ओरिजिनेट होती है। ये महू कहाँ है? एमपी में है, याद रखना। ठीक है, ये एमपी में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज और अगर मैं बताऊं तो क्या कौन कौन सी हैं? बानस, काली सिंध और पार्वती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और भी हैं लेकिन ये मेन है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। लैटिट्यूड्स के बारे में हमें बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? लैटिट्यूड्स, ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू इक्वेटर। जितने लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर के पैरेलल हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमारे इक्वेटर के पैरेलल हैं। सेकंड है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स डिफर्ड बाय 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर। कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 किलोमीटर। थर्ड है, द लैटिट्यूड इन रीजन ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। तो क्या आपको लग रहा है इक्वेटोरियल वाले रीजन को हॉर्स वो बेल्ट बोलते हैं? याद रखना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ जाता है ए। केवल 1 ही स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया ये कौन सा चेंज है? आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या? मॉनसून ट्रफ के बारे में हमें बताना है। देखो, मॉनसून ट्रफ को ऑफ ITCZ से याद रखना। मॉनसून ट्रफ इज इक्वल टू ITCZ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इससे अगर आप इसको याद रखोगे ना, मान लो कि मॉनसून ट्रफ जो है ITCZ ही है, और इसके हिसाब से क्वेश्चन करो, ठीक हो जाएगा। फर्स्ट है, मॉनसून ट्रफ इज एन इनलोंगेटेड हाई प्रेशर बेल्ट। जो मॉनसून ट्रफ है वो क्या है? हाई प्रेशर बेल्ट है। तो क्या हमारा ITCZ हाई प्रेशर बेल्ट है? ITCZ हमारा लो प्रेशर बेल्ट है। तो ये मॉनसून ट्रफ भी हमारी क्या लो प्रेशर बेल्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाती है वो रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ मॉनसून ट्रफ रिजल्ट इन एक्टिव मॉनसून ओवर मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक चीज़ याद रखना, जब भी ITCZ हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है, तो मान लो इंडिया के ऊपर ITCZ है, तो जो बारिश होएगी ना वो ऊपर की तरफ होएगी, मतलब यहाँ पे बारिश होएगी ज़्यादा, मतलब मेनली जो जम्मू कश्मीर हिमाचल मेन पार्ट में ड्राउट आ जाएगा। ठीक है, मेन पार्ट में ड्राउट आ जाएगा। तो जब मॉनसून ट्रफ, जब ITCZ साउथवर्ड जाता है, याद रखना, जब मॉनसून ट्रफ साउथवर्ड जाता है तब मेजर पार्ट्स में एक्टिव मॉनसून होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो नोट करेक्ट बतानी है, तो दोनों ही नोट करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे दोनों ही नोट करेक्ट है। तो क्या आपको समझ में आया? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
एक्विक्लूड इज अ ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन विच इज इम्परमिएबल टू द फ्लो ऑफ वाटर। ग्रेनाइट ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन नेचर एक्ट्स एज एन एक्विक्लूड। देखो इसमें क्या है ना, मैं आपके नोट्स बनवा देती हूँ स्टार्टिंग में ही, ठीक है। देखो नोट्स में मैं क्या बताऊंगी, इसमें देखो मैं बताऊंगी कि जब भी हमारा वाटर ग्राउंड पे गिरता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ग्राउंड के अंदर इनफिल्ट्रेट होता है। मान लीजिए ये वाटर ऊपर से गिरा, ठीक है, बूंदे ऊपर से गिरी, तो ये ग्राउंड के अंदर क्या होंगी, परकोलेट होंगी। जब ग्राउंड के अंदर ये परकोलेट होंगी तो कहीं पे तो जाके रुकेंगी, धरती में कहीं पे तो जाके रुकेंगी, मतलब कोई तो ऐसी लेयर होगी जहाँ पे जाके रुकेंगी, और यहाँ का पानी क्या कहा जाएगा, ग्राउंड वाटर कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का वाटर क्या कहा जाएगा, ग्राउंड वाटर कहा जाएगा, जो भी धरती के नीचे चली जाएंगी। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो बहुत सारे ये जो ग्राउंड वाटर जब नीचे जाता है ना, तो इस बीच में बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बहुत सारे हैं। तो उनको क्या क्या बोलते हैं, याद रखना, उनको चार चीज़ें बोलते हैं। एक है एक्वीफर, एक है एक्वीफर, एक है एक्विटार्ड, एक है एक्विटार्ड, एक है एक्विक्लूड, एक है एक्विक्लूड, और एक है एक्वीफ्यूज़, एक है एक्वीफ्यूज़, ठीक है, फ्यूज़। ये चार चीज़ें, एक्वीफर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड, एक्वीफ्यूज़। एक्वीफर क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम पार्ट स्टोर होता है, मतलब जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं वही होता है एक्वीफर, ठीक है। सैचुरेटेड फॉर्मेशन होती है अर्थ की, वाटर को स्टोर ही नहीं करता लेकिन एडिक्वेट अमाउंट में वो करता है, मतलब एडिक्वेट वाटर, यहाँ पे क्या होता है, एडिक्वेट वाटर होता है, और मेन ग्राउंड वाटर इसी को बोलते हैं। ये क्या, ये वाली लेयर क्या होती है, हाईली परमिएबल होती है, मतलब जब तभी तो पानी को वो स्टोर करती है जब वो हाईली परमिएबल होती है, ठीक है, हाईली परमिएबल होता है। मेन जो ग्राउंड वाटर का सोर्स होता है यही होता है। और मेनली यहाँ पे किसके डिपॉजिट होते हैं, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स, ठीक है, सैंड एंड ग्रेवल। फिर आ जाता है हमारा इक्विटार्ड। इक्विटार्ड हमारा क्या होता है, इक्विटार्ड जो होता है वो भी सैचुरेटेड ही फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये अपने में से पानी को गुजरने देता है, ठीक है, अपने अंदर से पानी को गुजरने देता है, मतलब पार्शली परमिएबल है। क्या है, पार्शली परमिएबल है, थोड़ा गुजरने देता है लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं, मतलब पानी को देखो, पानी को ही स्टोर भी करता है, मतलब स्टोर वाटर बट नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी एज एक्वीफर, बट नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। एक चीज़ याद रखना, ठीक है। और एक्विटार्ड में अगर आप इसका एग्जांपल लो तो इसका एग्जांपल है सैंडी क्ले। अगर आप सैंडी क्ले लोगे तो आपको जैसी फीलिंग आएगी उसमें पानी डालने के बाद, वैसी एक्विटार्ड में आएगी। उसके बाद आता है हमारा एक्विक्लूड, एक्विक्लूड हमारा क्या हो जाता है, ये भी एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि वाटर के फ्लो के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। क्या है, इम्परमिएबल है, याद रखना, ये क्या है, इम्परमिएबल है। ये पार्शली परमिएबल थी, ये परमिएबल थी, और ये क्या है, परमिएबल है, इम्परमिएबल है। ये पानी को बिल्कुल नहीं जाने देती, लेकिन हाँ ये पानी को स्टोर जरूर करती है। इसमें वाटर होता है लेकिन इम्परमिएबल होती है और नीचे नहीं जाने देती अपने से, ठीक है। और इसमें हाई पोरोसिटी होती है, तभी तो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। पानी होता है, वाटर को स्टोर करती है लेकिन इम्परमिएबल होती है, अपने से नीचे पानी को नहीं जाने देगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें, क्ले, ओनली क्ले एग्जाम्पल है इसका। अब आ जाते हैं एक्वीफ्यूज़। एक्वीफ्यूज़ क्या होते हैं, ये भी इम्परमिएबल लेयर होती है। ये क्या होती है, इम्परमिएबल, ना तो ये स्टोर करेगी, स्टोर भी ये नहीं करेगी, और ना ही नीचे जाने देगी, ना ही परमिएबल होती है। परमिएबल की बात करें तो भी नहीं होती है, स्टोर नहीं करेगी, करने नहीं देगी। तो चीज़ याद, एक बात बताओ, वाटर स्टोरेज एक बात बताओ, एक्वीफर में होता है, यस वाटर स्टोरेज होता है एक्वीफर में। एक्विटार्ड में होता है वाटर स्टोरेज, यस इसमें भी होता है। एक्विक्लूड में होता है वाटर स्टोरेज, यस इसमें भी होता है। एक्वीफ्यूज में वाटर नहीं होता। फिर आ जाती है परमिएबिलिटी। क्या ये परमिएबल है, यस ये परमिएबल है। एक्विटार्ड परमिएबल है, नहीं, पार्शली परमिएबल है, लेकिन परमिएबल तो है। एक्विक्लूड परमिएबल है, बिल्कुल नहीं, इम्परमिएबल है। एक्वीफ्यूज परमिएबल है, नहीं, ये तो बिल्कुल इम्परमिएबल है। क्या ये वाटर स्टोर करती है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा। एक्विटार्ड थोड़े कम अमाउंट में। एक्विक्लूड देती नहीं है, इससे हम पानी नहीं निकाल सकते। इससे हम एक्विटार्ड से थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, इससे तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, बेशक है नहीं है, ठीक है, और ना इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने एग्जाम्पल तो सबके देख ही लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो, इसका एग्जाम्पल है मतलब ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, वो सारी चीज़ें, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आपका इस कंसेप्ट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्विक्लूड इज ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज इम्परमिएबल टू द, एक्विक्लूड पूछा है हमें, एक्विक्लूड कहाँ है, ये रहा एक्विक्लूड, ठीक है, ये रहा हमारा एक्विक्लूड, ठीक है। एक्विक्लूड जो है वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि इम्परमिएबल है, अभी बताया इम्परमिएबल है टू द फ्लो ऑफ वाटर, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है ग्रेनाइट ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन नेचर एक्ट एज एक्विक्लूड। जो ग्रेनाइट है, ये हमने ग्रेनाइट कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ग्रेनाइट जो है वो इसके उसके लिए फॉर्मेशन के लिए मेन एक्विक्लूड का नेचर है, बिल्कुल नहीं, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट है वो क्या है, एक्विफ्यूज है, जो कुछ नहीं करने देते, ठीक है, कुछ नहीं करने देते। तो आपको एक्विटार्ड, एक्विफर, एक्विक्लूड और एक्विफ्यूज के बारे में स्टेटमेंट सही हो जानी चाहिए आपकी। अब आपका ये क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 हमारा क्या है कि कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज थिकर देन द ओशनिक पार्ट ऑफ प्लेट। क्रस्ट जो होती है हमारी टेक्टोनिक जो प्लेट होती है, क्या उसका जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है वो ओशनिक पार्ट से थिक होता है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट। क्रस्ट का जो पार्ट होता है वो हमारा कॉन्टिनेंटल का ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा ये जैसे कि कोर मेंटल ये वाली, तो यहाँ पे जो होती है ऐसे ऐसे ये ओशनिक पार्ट होता है, ये कॉन्टिनेंटल थोड़ा थिक होता है। बिल्कुल सेकंड है व्हेन कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट कोलाइड द कॉन्टिनेंटल प्लेट इज ऑलवेज ओवररिडन बाय ओशियनिक प्लेट। ये स्टेटमेंट गलत है, ओशियनिक प्लेट ओवरराइड होती है। ठीक है, क्या होती है? ओशियनिक प्लेट ओवरराइड होती है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है हमारी। अगर हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो थर्ड को भी हमें देखना पड़ेगा। थर्ड क्या है? 2004 का जो सुनामी था इंडियन ओशन का, वो कैसे आया था? इंडियन जो प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे सबड्यूज हो गई थी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2004 का सुनामी इसीलिए आया था। तो फर्स्ट एंड 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आंसर ठीक हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वाई डू लैंडस्लाइड एंड डेब्रिस अवेलेंचे अक्टर फ्रीक्वेंटली इन नीलगिरीज? नीलगिरीज में डेब्रिस अवेलेंचे और लैंडस्लाइड क्यों होते हैं? याद रखना। फर्स्ट इट इज टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन। याद रखना नीलगिरी टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं है, हिमालयाज हैं। हिमालयाज हैं इसलिए वहाँ पे क्या होते हैं? लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है हमारी, तो ये कट गए। स्लोप आर स्टीप, यस स्लोप स्टीप होते हैं। थर्ड है नीलगिरी आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट। ये जो है सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बने हुए होते हैं। जो ये हमारे बिल्कुल गलत है, ये जो है ये हिमालयाज की प्रॉपर्टी है। फोर्थ है मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इज हाई। बिल्कुल इसी के कारण जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा नीलगिरी में लैंडस्लाइड और डेब्रिस अवेलांचे होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है कि कौन सी रिवर हमारी यूपी से पास होती है? कौन सी रिवर हमारी यूपी से पास होती है? तो देख लो कि देखो आपको पता होगा कि जो महानंदा रिवर है, महानंदा रिवर वेस्ट बंगाल बिहार यहाँ से पास होती है। महानंदा यूपी से पास नहीं होती है। तो केन और जो चंबल है वो दोनों ही होते हैं। तो थर्ड रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। ठीक है, केन और चंबल दोनों ही पास होती हैं किससे? यूपी से। आपने अभी पता होगा कि चंबल जो है एमपी के महोल से निकलती है, मालवा प्लेटू से राजस्थान से होके जाती है, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम और भी डैम होता है उस पर, और यमुना से ज्वाइन कर जाती है यूपी में जाके। बैडलैंड टोपोग्राफी होती है, सारी चीज़ पढ़ ली थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अटलांटिक ओशन के बारे में बताना है कि अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक चीज़ याद रखना, आपने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इन सब चीज़ों में से आपने सरगासो सी तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, आपने सरगासो सी तो जरूर पढ़ा होगा कि सरगासो सी कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में ही है। ठीक है, सेंट्रल उसके पास, सेंट्रल अमेरिका के पास। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका के पास। ठीक है, तो सरगासो सी तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट आप इसमें से काट सकते हो, और सब चीज़ों का आपको पता ही होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो एक चीज़ पता होना चाहिए, डिमेंशिया ट्रेंच, जो डायमेंशिया ट्रेंच है ना, ये है इंडियन ओशन में। ये कहाँ पे? इंडियन ओशन में। तो फोर्थ को काट दो जहाँ पे भी है। तो फोर्थ को अगर हम काटते हैं तो जो भी बच गए ये सारे कहाँ पे हैं? हमारे अटलांटिक ओशन में ही हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं? हमारे अटलांटिक ओशन में ही हैं सारे के सारे। ठीक है, ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। अगर हमारे व्हाट आर द पॉसिबल कंसिक्वेंसेज इफ द अर्थ एक्सिस इज वर्टिकल इंस्टेड इंक्लाइंड? अगर हमारी अर्थ जो है वो इंक्लाइंड नहीं होती, वर्टिकल होती सन से, तो क्या होता? देयर वुड बी नो सीजन्स। बिल्कुल, अगर देखो ऐसे होती है हमारी अर्थ, हमेशा ही सन की रेज ऐसे ही पड़ती रहती, जहाँ पे भी जाती है ऐसे ही पड़ती रहती, तो क्या होता? कोई सीजन ही चेंज नहीं होता, इधर उधर हमेशा सेम ही रहता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोब वुड हैव इक्वल डेज एंड नाइट एट ऑल टाइम। बिल्कुल, जितने भी यहाँ पे डेज होते हैं उतने ही रहते, कोई चेंज नहीं होता उनमें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ओशनिक वेव्स के बारे में हमें बताना है। ओशनिक वेव्स आर ऑसिलेटरी मूवमेंट दैट रिजल्ट इन राइज एंड फॉल ऑफ वाटर सरफेस। ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है वेव्स का, जो राइज एंड फॉल होता है वाटर का, उसके कारण होता है ऑसिलेटरी मूव। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेव्स ऐसे ही तो आती जाती हैं, ऐसे ही। सेकंड है द मूवमेंट ऑफ ईच वाटर पार्टिकल इन द वेव इज टू एंड फ्रो। देखो याद रखना, जब भी ये वेव्स मूव करती है ना ऐसे, तो जो वाटर का मूवमेंट है ना वो ऐसे होता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में। वो टू एंड फ्रो नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं जाती हैं, ऐसे ऐसे नहीं जाती हैं। तो वो कैसे जाती हैं? सर्कुलर मोशन में जाती हैं। तो ये टू एंड फ्रो नहीं होता है, वो क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है। तो 26 का आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज हायर ओवर द इक्वेटर एंड लोअर ओवर द पोल्स। ट्रोपोस्फेयर आपने देखा होगा कि जो हमारी अर्थ है वो ऐसे सी है, यहाँ पे ग्लोब ज़्यादा है और यहाँ पे जो हमारा वो कम है। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट है और यहाँ पे थोड़ी सी बल्ज्ड है। तो देख लो एवरेज हाइट ट्रोपोस्फेयर की जो हमारी हाइट है वो हायर ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा है और पोल्स के ऊपर कम है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोपोल्स इज हायर ओवर द इक्वेटर इज लोअर ओवर द पोल्स। एक चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि एक होता है, आपने एक चीज़ सुना होगा, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? जब 6.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर कम होता है पर 1000 मीटर पे,
1000 मीटर पे क्या होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। यहाँ की हाइट होती है मतलब कितनी होती है यहाँ पे, मतलब लगभग 6 किलोमीटर, पोल्स पे होती है लगभग 6 किलोमीटर और यहाँ पे होती है 16 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पे जितना यहाँ पे कम होगा फिर और कम होगा, तो इसका मतलब जब यहाँ 6 किलोमीटर आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर तो ज़्यादा ही होगा ना, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेटर के ट्रोपोपोज पे टेम्परेचर कम होता है और पोल्स के ट्रोपोपोज पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या आपको चीज़ समझ में आ गई? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट दे रखी है, तो इसका आंसर जाता है हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हमें बताना है, क्या बताना है, लेंथ के हिसाब से उनका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। लेंथ के हिसाब से उनका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। अगर आपको ये भी बताना है ये इधर उधर कहाँ हैं तब भी आप इसको कर लोगे। सबसे पहले रॉकीज़, रॉकीज़ कहाँ पे हैं? रॉकीज़ एंडीज़ यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, कोई कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक कंट्री में नहीं है। यूराल माउंटेन्स रशिया के आसपास है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, और एल्प्स यूरोप में। देखो यूरोप इतना छोटा सा है, यूरोप छोटा सा है तो वहाँ के जो माउंटेन्स होंगे वो भी क्या होंगे, छोटे से होंगे। ठीक है, अगर वहाँ के माउंटेन्स छोटे होंगे तो एक चीज़ याद रखो कि ये जो है फोर्थ तो लास्ट में ही होगा। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है? यूराल माउंटेन इतने बड़े नहीं है, रॉकीज पूरे नॉर्दर्न अमेरिका में फैले हुए हैं, तो रॉकीज सबसे बड़े हैं, तो सेकंड सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप ये भी पता है तो भी वो है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो यही है इसका सबसे, वैसे भी अगर बात की जाए तो एंडीज सबसे बड़े हैं, उसके बाद आते हैं रॉकीज़। अगर टोटल वर्ल्ड के माउंटेन्स की बात की जाए उसके बाद आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद आती है यूराल माउंटेन, उसके बाद आते हैं हमारे हिमालयास, और उसके बाद आते हैं एल्प्स। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सीरीज़ ऐसे ऐसे, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है। 29 पे आ जाते हैं। सैलिनिटी के बारे में बताना है, ओशन में किस किस से इन्फ्लुएंस होती है सैलिनिटी ओशन की। क्या प्रेसिपिटेशन से सैलिनिटी होती है? बिल्कुल, प्रेसिपिट जितनी बारिश होगी उतना फ्रेश वाटर आएगा, सैलिनिटी कम होगी। ओशन करंट, यस, ओशन करंट इधर से उधर घूमते रहते हैं, वो सैलिनिटी को चेंज करते रहते हैं, कोल्ड हैं या वो में उससे फर्क पड़ता है। विंड, यस, विंड भी ट्रांसपोर्ट कर देती है उनको। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यस बिल्कुल, जब फ्रीज होता है और जब वो मेल्ट होता है तो वो भी फ्रेश वाटर को पहुँचा देता है। तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ गया डी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ इफेक्ट ऑन। रोटेशन का अर्थ किस किस चीज़ पे होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण एक फोर्स लगती है, वो होती है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है देख लेते हैं। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स देखो, कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो क्या करवाती है हमारी, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या होता है? सबसे पहले डे एंड नाइट बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, डे एंड नाइट जो होते हैं वो इसी के कारण बनते हैं। ठीक है, सेकंड है रोटेशन के कारण हमारे ओशन करंट डिफ्लेक्ट होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड और उसमें लेफ्ट हैंड साइड। स्फीरॉइड शेप जो होती है हमारी रोटेशन के कारण होती है, और जो हमारे हाई टाइड और लो टाइड बनते हैं बिल्कुल वो भी किसके कारण बनते हैं? इसी के कारण बनते हैं। किसके कारण? रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, जब अर्थ उसके अराउंड रोटेट करती है। तो चारों स्टेटमेंट इसके सही हो जाते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अभी कौन से स्टेट के लेजिस्लेचर ने एक रिजोल्यूशन पास किया है 3 नई ऑटोनोमस काउंसिल बनाने के लिए? मुरान, मोटोक, कामतापुर। एक चीज़ याद रखना, अगर आपने मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर्स पहले वाले अच्छे से देखे हैं तो आपको पता होगा कि मुरान जो है वो बिल्कुल ही मैंने करवा रखा है। रिफाइनरीज वाले चैप्टर में मैंने ये करवाया, ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले में मैंने एक जगह नाम बोला था मुरान, अगर आपको वो याद है तो वो कहाँ पे है? असम में, डिगबोई के पास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है इसकी भी, असम में है ये साइट जहाँ पे न्यू ऑटोनोमस काउंसिल बनेगी। और ये ऑटोनोमस काउंसिल कौन से शेड्यूल के अंदर बनेगी? 6 शेड्यूल के अंदर। 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये 3 स्टेट्स आती हैं। 32 में आ जाते हैं। फ्रीजिड जोन कौन सा होता है? बाई मोर ओब्लिक सनरेज थ्रू आउट डे। बिल्कुल, फ्रीजिड जोन क्या होता है? पोल्स वाला एरिया होता है 90 डिग्री से ऊपर, वहाँ पे हमेशा क्या हो जाते हैं? ओब्लिक रेज जाते हैं सन की। सेकंड एंड फ्रीजिड जोन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑफ 6 मंथ। आपने सुना होगा पोल्स पे क्या होता है? 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाता है हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। वेरिएबल विंड्स के एग्जांपल हमें बताने हैं। वेरिएबल विंड्स के एग्जांपल देखो, परमानेंट याद कर लो, वेरिएंट्स तो अपने आप ही पता चल जाएंगे। परमानेंट कौन कौन सी होती हैं? ट्रेड विंड्स परमानेंट होती हैं, वेस्टर्लीज परमानेंट होती हैं, और पोलर विंड्स परमानेंट होती हैं। पोलर, वेस्टर्लीज, ट्रेड, ये सारी क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं। ये क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं। सारे इसमें से हटा दो। ट्रेड विंड्स परमानेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। उसके बाद पोलर विंड्स भी नहीं है, और सारी हैं। इसका मतलब 2 है, 4 है, 5 है। देख लो 2, 4, 5 कहाँ पे? आंसर आ गया हमारा 33 का बी आंसर। ठीक है, 33 का हमारा बी आंसर आ गया। क्या आपको आ गया? ये तीन परमानेंट है और सारी क्या हैं? वो हैं वेरिएबल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, रिवर इंडस के बारे में हमें बताना है। रिवर्स इंडस जो है वो हमारी उससे कैलाश माउंटेन से निकलती है। आपको पता भी होगा कि इसको वहाँ पे इंडस को तिब्बत में सिंगी काम्बन भी कहा जाता है। सिंगिंग काम्बन क्या होता है? लॉयंस माउथ भी कहा जाता है इसको, और कैलाश माउंटेन में ये बिल्कुल ओरिजिनेट होती है।
सेकंड है इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अब यारलुंग सांगपो जो है वो ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है अभी बताया? लायंस माउथ या सिंगी कामबन कहा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। अगर सेकंड रॉन्ग तो फर्स्ट सही है। थर्ड देख लेते हैं। सतलुज ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो हमारी सतलुज है वो इसकी ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, सतलुज को क्या कहा जाता है तिब्बत में? लांगचेन कामबेब। ठीक है, लांगचेन कामबेब कहा जाता है। फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है। आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सलाइन सॉइल के बारे में हमें बताना है। सलाइन सॉइल के बारे में बताना है। दे अकर इन बोथ एरिड एंड स्वैम्पी रीजन, बिल्कुल एरिड में क्या इवेपोरेशन के कारण और स्वैम्पी में वाटर के खड़े रहने के कारण वहाँ पे वो सोल्टी सॉइल बन जाती है। सेकंड, एक्सेसिव इरिगेशन इंक्रीजेस सैलिनिटी इन सॉइल, बिल्कुल पंजाब एंड हरियाणा का केस आप देखोगे तो वो यहाँ पे यही हुआ है, एक्सेसिव इरिगेशन के कारण वहाँ की सॉइल सोल्टी हो गई है। इसका आंसर हो जाता है हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिडक्शन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिडक्शन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ G20, ये G20 के अंडर लॉन्च हुई है। याद रखना बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि ये जो है G20 के अंडर लॉन्च हुई है। G20 के अंडर 2 इनिशिएटिव लॉन्च हुए थे उसी टाइम पे 20। ठीक है, अभी इन्वायरमेंट की जो मीटिंग हुई है वहाँ पे 2 इनिशिएटिव लॉन्च हुए। 2 इनिशिएटिव कौन से हैं? एक तो यही लैंड डिग्रेडेशन वाला, एक दूसरा इनिशिएटिव था यहाँ पे ग्लोबल कोरल रीफ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। ये 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। ये दोनों इनिशिएटिव इस टाइम पे लॉन्च हुए थे, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही हो जाती हैं। इसका आंसर हो जाता है हमारा सी। G20 अगर आपको कंट्रीज़ याद नहीं हैं तो आपको पता होगा कि G20 में 20 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इसलिए इसको G20 कहा जाता है। और G20 अगर आपको पता नहीं है G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, तो G20 में होती हैं गुरु जी, सीता, अब SSC, FCI में मतलब मान लो काम करती है। ठीक है, काम करती है को कुछ नहीं ऐसे याद कर लो। ये सारी कंट्रीज़ जो है ना जाके देखना और इस ट्रिक से याद कर लेना, गुरु जी, सीता, अब SSC, FCI में काम करती है। ठीक है, ये ट्रिक है G20 कंट्रीज़ की। जाओ और सारे से मैच करो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमें बताना है। अलकनंदा एंड भागीरथी आर 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, बिल्कुल गंगा अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है दी गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट देवप्रयाग, याद रखना देवप्रयाग पे नहीं, हरिद्वार में गंगा प्लेन्स में एंटर करती है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाता है हमारा ए। इसका मतलब थर्ड रॉन्ग है। यमुना, गंधक, सोन आर इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। गंधक जो है याद रखना, ये जो गंधक है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यमुना और सोन या राइट बैंक है, लेकिन गंधक जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करके साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक हेलो का फाइंड किया है एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अराउंड। उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? सही नहीं है, एक चीज़ याद रखना, इन्हें बोल रखा है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो सबसे पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है क्लोजेस्ट लार्ज गैलेक्सी है मिल्की वे के पास, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ विजिबल फ्रॉम अर्थ थ्रू द नेक्ड आइज, बिल्कुल इसको हम देख सकते हैं जब मूनलेस नाइट हो, तब हम इसको देख सकते हैं। इट इज़ स्पाइरल इन शेप लाइक अर्थ, बिल्कुल स्पाइरल शेप की है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है? इट हैज़ वायरल मास 100 टाइम्स दैट ऑफ इसका जो वायरल मास होता है वो अर्थ मिल्की वे के इक्वल है। क्या है? इसका वायरल मास मिल्की वे के इक्वल है, लेकिन इसका जो इसने बोला 100 टाइम्स इसका जो वो है ना स्टार फॉर्मेशन की जो वेलोसिटी है वो इसकी 100 टाइम्स है। जब ये स्टार्स बनाते हैं ना तो वो इसका 100 टाइम्स है, याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार फॉर्मेशन 100 टाइम्स ज़्यादा करती है ये। 39 पे आ जाते हैं मिस्ट्रल के बारे में। अगर आपने हमारे पहले लेक्चर देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मिस्ट्रल क्या है। मिस्ट्रल एक हवा है जो कि कहाँ से फ्लो करती है? फ्रांस से फ्लो करती है। कहाँ से फ्लो करती है? फ्रांस से फ्लो करती है। ठीक है, कहाँ पे जाती है? मेडिटेरेनियन में जाती है। कहाँ पे जाती है? मेडिटेरेनियन में। इट इज़ फ्रांस से कहाँ जाती है? मेडिटेरेनियन में। देख लेते हैं। कोल्ड विंड, बिल्कुल ऊपर से नीचे आती है तो क्या है? कोल्ड विंड है जो एल्प से मेडिटेरेनियन की तरफ जाती है, बिल्कुल। सेकंड है रोन वैली जो है इसको फनलिंग इफेक्ट देती है, ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ पे फ्रांस में एक रोन वैली है वो इसको जो है फनलिंग इफेक्ट देती है, बिल्कुल। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाता है सी। ठीक है, आंसर आ जाता है सी। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अगर देखो अगर आपको और सुनाओ फोइन कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चिनुक
रॉकीज़ में, सिरोको, सहारा में, वेस्टर्लीज तो सुना ही होगा, बोरा इटली वगैरह से, ये सारी जो हैं ये सारी ही विंड्स हैं जो यहाँ पे आती हैं मेडिटेरेनियन में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हमें बताना है। टेम्परेट साइक्लोन के बारे में सबसे पहले प्रेसिपिटेशन अकर विद द वार्म फ्रंट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। सेकंड है प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद कोल्ड फ्रंट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ थंडर एंड शोअर। एक चीज़ याद रखना, जब भी टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं तो एक वार्म फ्रंट होता है, एक वो कोल्ड फ्रंट बनता है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, एक वार्म फ्रंट बना, एक कोल्ड फ्रंट बना, उसके बाद क्या जाता है एक ओक्लूडेड फ्रंट बनता है। जब ये कोल्ड जो हैवी होती है ये नीचे आ जाती है पूरे सरफेस पे और वार्म ऊपर चली जाती है, उसको बोलते हैं ओक्लूडेड फ्रंट। उसमें टेम्परेट साइक्लोन खत्म हो जाता है। तो जो वार्म फ्रंट होता है वहाँ पे जो रेन होती है वो वाइड स्प्रेड होती है। वार्म फ्रंट पे याद रखना, वार्म पे जो रेन होती है वो हो जाती है वाइड स्प्रेड। एक WW से याद करना, वार्म में वाइड स्प्रेड होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। कोल्ड में थंडर और शोर के साथ होती है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन। टेम्परेट साइक्लोन सी और लैंड दोनों के ऊपर ओरिजिनेट हो सकते हैं और ज़्यादा एरिया कवर करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से, और वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ ये हो गई। तो देखो प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद वार्म इज शॉर्ट ड्यूरेशन, नहीं लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड थंडर एंड शोर में होती है, कोल्ड में बिल्कुल, अभी बताया मैंने, बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ट्रॉपिकल डिप्रेशन के बारे में बताना है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन ही मान लो, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमें बताना है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन और सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय मोर देन वन क्लोज आइसोबार, बिल्कुल। ट्रॉपिकल जो डिप्रेशन होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, वहाँ पे लो प्रेशर होता है बीच में, बिल्कुल। सेकंड है दे डेवलप इन ट्रेड विंड बेल्ट। ये जो डेवलप होते हैं ये ट्रेड विंड बेल्ट में नहीं होते हैं, याद रखना, ट्रेड विंड बेल्ट में ये नहीं होते हैं। ठीक है, नियर ITCZ के पास होते हैं ये, विक्सिनिटी में। ठीक है, ट्रेड विंड के पास कभी कभी होते हैं। थर्ड है देयर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी आर हाईली वेरिएबल, बिल्कुल। इनको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब टेम्परेट साइक्लोन्स को प्रेडिक्ट करना आसान होता है, ट्रॉपिकल को वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हमें बात करनी है। टेम्परेचर इन्वर्जन, सबसे पहले फ्रंटल, देखो अभी बताया फ्रंट कहाँ बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन में, वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट। इन्वर्जन इज कोज्ड इन द टेम्परेट जोन, बिल्कुल। टेम्परेट जोन में होता है फ्रंटल इन्वर्जन, मतलब कोल्ड नीचे आ जाना और वार्म ऊपर चला जाना। इन फ्रंटल इन्वर्जन द इन्वर्जन लेयर इज ऑलवेज स्लोपिंग, बिल्कुल। ये जो ऊपर से कोल्ड आई ये क्या होती है, स्लोप बना लेते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, कोरियोलिस फोर्स के कारण। थर्ड है ड्यू टू वैली फॉर्मेशन। वैली इन्वर्जन में क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ वैली आर इनहेबिटेड बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम फ्रोस्ट। एक चीज़ याद रखना, माउंटेन्स जब ठंड होती है ना, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ये जो यहाँ पे ठंड होती है ना, ये सारी वैल्यू के अंदर चली जाती है, ये सारी वैल्यू के अंदर चली जाती है, और जितनी भी वेजिटेशन है, जितनी भी रहने के लिए मुश्किल कर देती है ये ठंड वैली में रहना। तो लोग वैली में ना रह के कहाँ रहते हैं, थोड़े पहाड़ पे रहते हैं, ताकि वहाँ उनको सर्दी ज़्यादा ना लगे। तो वैली इनहेबिटेड नहीं होती है, क्या इनहेबिटेड होता है, माउंटेन्स। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो आंसर आ गया A। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है, दीज विंड्स बिकम एक्सट्रीमली ड्राई बिकॉज ऑफ देयर जर्नी ओवर द सहारा डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट से क्रॉस करती हैं। एक चीज़ याद रखना, आप सहारा डेजर्ट देखते ही अगर यहीं पे आप बोल दोगे कि नहीं अरे ये तो सिरोको है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखना, फोएन स्विट्जरलैंड में है, मिस्ट्रल अभी बताई फ्रांस में है। ठीक है, सिरोको सहारा से पास होती है, लेकिन आगे देख लो। वेदर बिकम सडनली ड्राई एंड प्लीजेंट एट द अराइवल ऑफ दिस विंड एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज रिमार्केबली रिड्यूस ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाइपर एरिडिटी। इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। एक चीज़ याद रखना, डॉक्टर विंड एक को ही कहा जाता है, हरमटन को। इसको कहा जाता है हरमटन वेव्स को कहा जाता है, और ये कहाँ पे होती हैं, वेस्टर्न अफ्रीका में होती हैं। वेस्टर्न अफ्रीका में होती हैं, सहारा से ऐसे पास होकर आती हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जाती हैं ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हरमटन वेव्स वेस्टर्न अफ्रीका में होती हैं। और तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ कहाँ कौन कौन सी होती हैं, अभी बताया था। ठीक है, और चिन्नू को बता दिया, लू तो आपको पता ही है इंडिया में होती हैं। ठीक है, ये सारी हो गई आपकी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। लूनर एक्लिप्स अकर ओनली व्हेन द सन एंड मून आर लोकेटेड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ मून। लूनर एक्लिप्स केवल तभी होता है जब सन और मून अर्थ के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब मतलब जो मून है उस पर अर्थ की परछाई पड़ती है। मतलब अर्थ यहाँ है और सन यहाँ है और मून यहाँ है, मतलब ठीक है मून यहाँ है, ठीक है सन यहाँ मून यहाँ, तो अर्थ की परछाई पड़ती है, वो दिखता नहीं है, तो उसी को बोलते हैं क्या, लूनर एक्लिप्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अर्थ बीच में होती है। सेकंड है इफ मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज नॉट टिल्टेड। मून का ऑर्बिट का थोड़ा टिल्ट है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अगर टिल्टेड नहीं होता तो लूनर एक्लिप्स हर मंथ होता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर वो टिल्टेड नहीं होता तो जो उसके वो होते हैं वो दोनों ही होते हैं, दोनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 में क्या है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन के बारे में हमें बताना है। ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना एरिया उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। फर्स्ट है वहाँ पे क्या डोलरम होता है? बिल्कुल होता है डोलरम। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज होती है वहाँ पे, इक्वेटोरियल की तो सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड है ट्रेड विंड्स भी होते हैं ट्रॉपिकल जोन में। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इक्वेटोरियल जोन में ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ट्रॉपिक 23.5 डिग्री से नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है, ये हो गया आपका 45। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम के बारे में हमें बताना है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम के बारे में हमें बताना है। ठीक है, जो स्कीम थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2015 से 21 में। बिल्कुल ये पहले भी लेक्चर में, हमारे करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में ये करवा चुकी हूँ मैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है हमारा कि इट एम्स टू इंसेंटिवाइज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। एक चीज़ याद रखना, ये केवल और केवल गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए एक अलग स्कीम है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया स्कीम। ठीक है, तो ये सर्विसेज के लिए नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड रॉन्ग होते ही डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है सी 1 और 3। मतलब इट ये ड्यूटी फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करती है मर्चेंट्स को, जो वो कस्टम और एक्साइज ड्यूटी पे करने में यूज़ करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 है हमारा सुनामी के बारे में। दे आर कोज्ड बाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशनिक प्लेट। बिल्कुल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो उसके कारण ये होते हैं हमारे सुनामी और अर्थक्वेक दोनों ही मान लो। सेकंड है द स्पीड ऑफ सुनामी वेव डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर। बिल्कुल जितनी डेप्थ होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। थर्ड है द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी वेव इज लेस इन मिड ओशन कंपेयर टू कोस्ट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं आपको कुछ वो चीज़ बताना चाहूँगी, वो कि क्या है। देखो याद रखना, जब वाटर जब बहुत ज़्यादा मिड ओशन में होती है ना वेव्स, जब मिड ओशन में होती हैं तो उनकी जो वेव लेंथ होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, और जो वेव हाइट होती है, मतलब हाइट होती है, वो बहुत कम होती है। और जितनी ज़्यादा हाइट होगी, मतलब हाइट कम होगी, मतलब वो इफेक्ट कम करेंगी। हाइट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। जब वाटर शैलो हो जाता है, शैलो वाटर में क्या हो जाती है, वेव लेंथ जो होती है इनकी कम हो जाती है, और जो हाइट हो जाती है इनकी वो ज़्यादा हो जाती है, और हाइट ज़्यादा होती है वो डिवास्टेट करने लगती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाता है इसका? तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर आ जाता है हमारा ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। हमें बताना है डिफ्लेक्शन कोरियोलिस फोर्स का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो लैटिट्यूड कितना है, बिल्कुल उस पर भी डिपेंड करता है। इक्वेटर पे 0 होता है और पोल्स पे जाते हैं उतना ज़्यादा होता जाता है। मास ऑफ मूविंग बॉडी बिल्कुल मास पे भी डिपेंड करता है। थर्ड है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ विंड। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही फोर्स से ये मूव करेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो तीनों स्टेटमेंट इसकी भी हमारी सही हो जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 में हमें बताना है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। कौन सी कंट्रीज नहीं है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में? एक चीज़ याद रखना, केवल और केवल NSF, ये 3 कंट्रीज है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में। बिल्कुल याद रखना NSF, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड ही है। लाटविया लिथुआनिया इस्टोनिया नहीं है। ये 3 कंट्रीज नहीं है। कौन कौन से? 4 और 5 ही हैं। अच्छा पार्ट नहीं है पूछा है, एक चीज़ याद रखना, पार्ट नहीं है पूछा है, पार्ट नहीं है। कौन है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 नहीं है। ठीक है, क्या आपको चीज़ समझ में आ गई? नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड ये 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, और ये जो 3 कंट्रीज हैं ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। ये 3 कंट्रीज हैं, ये बाल्टिक कंट्रीज है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इनको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में हमें बताना है। वोल्केनिक एक्टिविटी कब होगी? ठीक है, सबसे पहले ओशन कन्वर्जेंट। बिल्कुल कन्वर्जेंट बाउंड्री जब ओशन की होगी तो होगी। बिल्कुल एक ओशन प्लेट नीचे चली जाएगी जो डेंस वाली होगी, और एक ऊपर रह जाएगी, तो वहाँ से क्या होगा, मेंटल में चली जाएगी, और फिर वो वोल्केनो बनेंगे वहाँ से। सेकंड है कॉन्टिनेंट। याद रखना कॉन्टिनेंट में नहीं होगी, क्योंकि कॉन्टिनेंट जब टकराते हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं, और वो फोल्ड माउंटेन्स इतने हाई होते हैं कि नीचे से वोल्केनो आने की कोशिश कर ही नहीं सकता, मतलब वो आगे निकलता ही नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और सब में बनता है, केवल और केवल कॉन्टिनेंट में नहीं बन पाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। चलो देखो अब हमारे क्या हो गया, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स नहीं आए, और आप वहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमने कैसे कैसे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो इसी नोट पर आज का ये जो लेक्चर है आज हम खत्म करते हैं। एक बार फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक अच्छे से लेक्चर में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।